हेलो फ्यूचर लाइब्रेरियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल फजल कैमरून फॉर LIS। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कि अगर केवी में लाइब्रेरियन का डेमो या स्किल टेस्ट होता है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर स्किल टेस्ट में करवाए जा सकते हैं, है ना। जैसा कि आपको मालूम है कि लाइब्रेरियन जो है वो कहीं ना कहीं टीचर का भी रोल प्ले करता है ना। जैसे क्लास 6 के से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स का हफ्ते में 2 बार लाइब्रेरी पीरियड होता है। वहाँ पर लाइब्रेरियन उनके अंदर इंफॉर्मेशन लिटरेसी को डेवलप करता है और उनके अंदर रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट करता है, लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करना है, उनके रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है उसको सिखाता है ना। और इसके अलावा वहाँ केबिन अरेंजमेंट भी होता है ना। मान लीजिए अगर कोई टीचर वीक ऑफ पर गए हुए हैं ना, लीव पर गए हुए हैं, तो उनकी जगह पर लाइब्रेरी जा कर के क्लास को मैनेज करता है, स्टूडेंट्स को इंगेज करता है। और अगर लाइब्रेरियन को अगर सब्जेक्ट नॉलेज है तो वो अगर पढ़ाना चाहे तो पढ़ा भी सकता है, और नहीं तो लाइब्रेरी से जुड़ी एक्टिविटीज़ को करवा सकता है ना। तो जो जैसे इसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें 85% जो वेटेज था वो रिटन टेस्ट का था और 15% वेटेज जो था वो इंटरव्यू का था, है ना। लेकिन इस बार जो है वो 70% वेटेज जो है वो रिटन टेस्ट का है ना, और 30% वेटेज जो है वो इंटरव्यू का है, जिसमें आपको 180 मार्क्स आपने जो है 180 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट हुआ और 60 मार्क्स का आपका जो है वो होगा इंटरव्यू होगा और डेमो टीचिंग होगा। तो टीचर्स के लिए तो कंफर्म है कि उनके साथ तो जो उनका इंटरव्यू होगा और प्लस उनका डेमो टीचिंग होगा। 30 नंबर का इंटरव्यू होगा और 30 नंबर का उनका डेमो टीचिंग होगा। उनसे पढ़वा करके देखा जाएगा कि वो पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनके अंदर टीचिंग स्किल्स है या नहीं है। लेकिन लाइब्रेरियन से क्या करवाया जाएगा ये जानने के लिए कि वो उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म है या नहीं है, उनके अंदर जो है प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है, इसको जानने के लिए क्या करवाया जा सकता है ना। तो हो सकता है उनसे स्किल टेस्ट करवा लिया जाए ना, 30 नंबर का इंटरव्यू हो और 30 नंबर का स्किल टेस्ट करवा लें। लेकिन ज़्यादातर जो चांस है वो ये है कि इंटरव्यू ही आपका पूरा 60 मार्क्स का ले लिया जाए। स्किल टेस्ट का क्योंकि टाइम नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे और टाइम बहुत कम होता है, 10 से 15 मिनट ही मिल पाते हैं, है ना, एक स्टूडेंट को। तो उसमें स्किल टेस्ट करवाना ये काफ़ी मुश्किल है। तो ज़्यादातर जो चांस है वो ये है कि 60 मार्क्स का आपका टोटल इंटरव्यू ले लिया जाए। लेकिन उसमें ऐसे क्वेश्चन हो सकता है पूछे जो कि प्रैक्टिकल्स जो लाइब्रेरी में यूज़ होते हैं, है ना। तो जैसे जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके हाँ आपको नॉलेज है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी पहले चेक करी जा चुकी और आपको अब आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें हो सकता है आपकी चेक कर ले इंटरव्यू में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं ना, क्या क्या पूछा जा सकता है लाइब्रेरी में, प्रैक्टिकल चीज़ें क्या है ना, यानी कि जिसे जो ऐसे ऐसे काम जो नॉन लाइब्रेरी प्रोफेशनल नहीं कर सकते हैं ना, और एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल को आता है या उसे पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से, तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स हो गई, है ना। सब्जेक्ट हेडिंग क्या होती है ना, इसका यूज़ क्या होता है ना, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि सब्जेक्ट हेडिंग क्या है तो आप कह सकते हैं कि ये जो कंट्रोल वोकैबुलरी है ना, इसको यूज़ क्यों कराता है, इसको इसलिए यूज़ कराता है ताकि हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकें, है ना। सब्जेक्ट हेडिंग को देने में हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकें, एक सब्जेक्ट हेडिंग हम दे सकें, है ना। कहीं की भी लाइब्रेरी हो जो सब्जेक्ट हेडिंग दी जाएगी वो सेम ही हो कैटलॉगिंग में। और सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग क्या होता है ना, इसका टूल क्या है, जैसे कि और लाइब्रेरी कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग क्या है, तो इसके आपसे ये कब पब्लिश हुई इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि 1923 में पब्लिश हुई, है ना, सीएस ने इसको पब्लिश किया। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है पब्लिश हुई थी वो 1898 में, है ना, 1898 में पब्लिश हुई। जैसे कि सीएस लिस्ट का जो लेटेस्ट एडिशन कौन सा है और वो कब पब्लिश हुआ, तो लेटेस्ट एडिशन जो है इसका 22 एडिशन जो है ना, इसका लेटेस्ट जो एडिशन है वो 22वां एडिशन है, और जो कि 2018 में पब्लिश हुआ था, है ना। और 21वां जो है 2014 में पब्लिश हुआ था। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का जो लेटेस्ट एडिशन है वो 44th है, 44, है ना, 44वां इसका एडिशन है लेटेस्ट, और 2022 में पब्लिश हुआ था जो कि, है ना। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत कम चांस है कि आपको कोई सीएस लिस्ट या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आपको ला करके दें और आपसे कहें कि आप इसका जो है इससे आप किसी एक किताब का सब्जेक्ट हेडिंग आप ड्राइव करें, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपसे बस पूछ सकते हैं इसके बारे में कि आपको नॉलेज है या नहीं है, ये जानने के लिए आपसे इससे पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं सब्जेक्ट हेडिंग से। इसके अलावा कैटलॉगिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ना, कि कैटलॉगिंग क्या है ना, कैटलॉगिंग का यूज़ क्यों करा जाता है और उसके कितने मेथड्स हैं, है ना, कितने तरीके हैं। और आपसे पूछ सकते हैं CCC के बारे में पूछ सकते हैं, है ना, कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड क्या है, क्योंकि रंगनाथन इंडियन थे तो हो सकता है कि आपसे इसके बारे में पूछा जाता है।
लेकिन रंगनाथन से रिलेटेड क्वेश्चन तो इंटरव्यू पूछा ही जाएगा, ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि वो एक इंडियन है, तो उनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो पूछे जा सकते हैं। और ACR2 क्या होता है ना, मार्क क्या है, मार्क टैग्स के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि CCC में जो है कितना तरह की एंट्रीज़ होती हैं ना, मेन एंट्रीज़ होती हैं और एड एंट्रीज़ होती हैं। एड एंट्रीज़ कितने तरह की होती हैं CCC में, जैसे कि जो है CI होती हैं ना, क्लास इंडेक्स एंट्रीज़ होती हैं, बुक इंडेक्स एंट्रीज़ होती हैं और क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज़ होती हैं, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्रीज़ होती हैं, है ना। और ट्रेसिंग क्या है ना, चेन इंडेक्सिंग क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं CCC से। और इसमें कितने सेक्शंस होते हैं, है ना, और कैटलॉग कार्ड का साइज़ क्या होता है, और उसमें कितने इंडेंशन होते हैं ना, इमेजिनरी इंडेंशन कहाँ पर होता है, और उसमें कितने सेक्शंस होते हैं, जैसे कि जो लीडिंग सेक्शन हो गया, हेडिंग सेक्शन हो गया, टाइटल सेक्शन हो गया, और नोट एरिया हो गया आपका, और स्ट्रेसिंग सेक्शन होगा। ये सारे सेक्शंस कहाँ पर है ना। CC में और ACR2 में क्या डिफरेंस है ना। और ये जैसे CC कब पब्लिश हुआ ये पूछ सकते हैं, जैसे 1934 में CC पब्लिश हुआ है ना, इसमें पब्लिश किया SR रंगनाथन ने पब्लिश किया है ना, डॉक्टर SR रंगनाथन ने। और ACR का पब्लिश हुआ है ना, ACR जो सबसे पहले जो हुआ था 1908 में हुआ, उसके बाद ACR हुआ ना 1967 में, उसके बाद ACR2 1978 में हुआ, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मार्क क्या है ना, और मशीन रीडेबल कैटलॉग क्या है, उसके टैग्स के बारे में पूछ सकते हैं कि 0 to 0 किस लिए यूज़ होता है ना, ISBN नंबर के लिए यूज़ होता है, इसलिए 100 का यूज़ होता है ना, तो वो पर्सनल ऑथर के लिए यूज़ होता है ना। इसी तरह से टाइटल के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं, इस तरह पूछ सकते हैं। तो 245 यूज़ करते हैं ना। एडिशन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, 250 यूज़ करते हैं ना। और 260 जो है वो इम्प्रिंट के लिए होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर टैग्स के बारे में, है ना, और इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। और जो है इंडेंशन और साइज़ हो गया, और जो है सेक्शंस कितने होते हैं ये पूछ सकते हैं। और चेन इंडेक्सिंग क्या होती है ना, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और ACR2 में कितने तरह की आइडेंटिटीज़ होती हैं ये पूछ सकते हैं। तो कैटलॉगिंग आपसे करवाएं ये तो बहुत मुश्किल है, और हो भी सकता है करवा लें, है ना, कि आपसे जो E-ग्रंथालय पे कैटलॉगिंग करवा लें, क्योंकि KVS में E-ग्रंथालय यूज़ होता है। अगर आपने वो E-ग्रंथालय के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें ना। मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उन दोनों वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें ना। उसके अंदर मैंने कैसे कैटलॉगिंग करी जाएगी और कैसे एक्विजिशन होगा, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करा है E-ग्रंथालय को लेकर के। हो सकता है कि आप जहाँ पर इंटरव्यू लिया जा रहा है वहाँ पर एक सिस्टम रख दें और वहाँ पर आपसे कहने की आप जो है डेमो वर्जन पे आप कैटलॉगिंग करके दिखा दें, है ना, ये कैसे होगा ये पूछ सकते हैं। या E-ग्रंथालय के मॉड्यूल्स के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, है ना। तो मैंने उसके अंदर सारी चीज़ों को डिस्कस किया E-ग्रंथालय से रिलेटेड, तो आप उसको ज़रूर देखें। और इसके अलावा इन सारी चीज़ कैटलॉगिंग को कवर करने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सकती है ना। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो, जिसमें हम CCC और ACR2 और मार्क टैग इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, और आपका कैटलॉगिंग का पार्ट एक पूरा तैयार हो सकता है उससे। और आपसे पूछ सकते हैं डेटाबेस के बारे में ना, ऑनलाइन सर्चिंग के बारे में। अलग जैसे डेटाबेस होते हैं, तो इंडिकैट हो गया, वर्ड कैट हो गया, OCLC हो गया, है ना। और कुछ जर्नल्स के डेटाबेस हो गया, जैसे कि आपका JGate हो गया, है ना, JSTOR हो गया, पबमेड हो गया। इसके बाद आप कैसे सर्च करेंगे, है ना। और ओपन एक्सेस जो डेटाबेस है उनके बारे में आप जानते हैं नहीं जानते हैं ना, इस तरह कुछ हो सकता है पूछ लें आपसे, है ना। OCLC का यूज़ पूछ सकते हैं ना, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, इंडिकैट या वर्ड कैट के बारे में। और कुछ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जैसे कि RRLF या इंडिया का हो गया, उसके बारे में, है ना। और ILA हो गया, है ना, ALA हो गया, और ISLIC हो गया, और IFLA हो गया, है ना। इसके बारे में पूछ सकते हैं। यूनेस्को के बारे में पूछ सकते हैं, यूनेस्को क्या क्या रोल है लाइब्रेरी में, ये भी पूछा जा सकता है। और जो डेटाबेसेस के ऊपर सर्च करवाया जा सकता है ना, या गूगल कैसे आप सर्च करेंगे, है ना। तो और बुक नंबर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ना। कटर्स टेबल के बारे में पूछ सकते हैं। बुक नंबर को हम इससे पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे बुक नंबर असाइन करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं बुक नंबर, है ना। और MS ऑफिस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, स्पेशली कंप्यूटर आप लिटरेट हैं या नहीं है ना, ये पूछा जा सकता है कि आप कंप्यूटर ऑपरेट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, है ना। इसके बारे में आपसे हो सकता है कंप्यूटर पे कुछ करवा लें या उसके बारे में कुछ पूछ लें आपसे, है ना। वर्ड के ऊपर कंट्रोल C से क्या होता है, कंट्रोल X से क्या होता है, कंट्रोल V से क्या होता है ना। कट कॉपी पेस्ट के शॉर्टकट पूछ सकते हैं आपका ना, जैसे कंट्रोल I से इटैलिक हो जाता है, कंट्रोल V से बोल्ड हो जाता है लेटर ना। PPT कैसे आप बनाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें आपको प्रेजेंटेशन देना होता है स्टूडेंट को ना। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी या PPT आप बनाते हैं लाइब्रेरी में, प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट के सामने, तो वो पूछ सकते हैं उसके बारे में कुछ, है ना। एक्सेल पे आपने काम किया नहीं किया है, वो कैसे यूज़ होता है इसका,
आप लैब में कैसे यूज़ कर पाएंगे ना, कैसे यूज़ करेंगे पीपीटी का, ये सब पूछ सकते हैं। और क्या पूछा जा सकता है आपसे, क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा सकता है ना, क्लासिफिकेशन क्या है ना। उसमें थ्योरेटिकली भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना, जैसे कि जो है आइडिया प्लेन, नोटेशनल प्लेन, वर्बल प्लेन, ये क्या है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिकल भी पूछ सकते हैं आप, है ना, आपसे कि आप जो है क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। इसके तो बहुत कम चांस है कि आपको जो है डीडीसी या सीसी ला कर के दें और आपसे कहें कि आप एक बुक का क्लासिफिकेशन करके दिखाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये बहुत कम चांस है। लेकिन हाँ, आपसे पूछ ज़रूर सकते हैं, थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं आपसे, इसके बेसिक्स नंबर के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि ट्रिपल सी में जो है सी का नंबर है ना, ई से क्या है ना, डी फॉर क्या है, डी से जैसे इंजीनियरिंग हो गया, है ना, 2 से लाइब्रेरी साइंस हो गया, एम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मोनोग्राफ को रिप्रेजेंट करता है ना। इस तरह से जो है आपसे मेन सब्जेक्ट हो गया उसके बारे में पूछ सकते हैं, और जो आपका जो एरे वो उसके अंदर है उसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, है ना। इसी तरह डीडीसी के जो मेन सब्जेक्ट हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि 320 में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, 330 में क्या है, इकोनॉमिक्स हो गया, 340 में लॉ हो गया। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है ना। 400 में क्या होता है, और 500 में ना जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गई ना, और 600 में मेडिकल से रिलेटेड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे जो है पूछ सकते हैं। मेन सब्जेक्ट्स आप जरूर याद कर लें ना, जो बेसिक सब्जेक्ट हैं सीसी और डीडीसी, इन दोनों में। और आपसे इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी पूछा जा सकता है ना, कि सीसी में क्या डिफरेंस है, डीडीसी में क्या डिफरेंस है, प्योर नोटेशन क्या होता है और मिक्स नोटेशन क्या होता है ना। तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने तरह की स्कीम्स होती हैं, तो मैंने बता दिया था कि ना सीसी हो गया, डीडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम हो गया, और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम हो गया, है ना। इस तरह की जो स्कीम्स थी, है ना, लैब ऑफ कॉम्प्यूटर्स क्लासिफिकेशन स्कीम हो गई। तो इस तरह की स्कीम्स मैंने उनको बताया था। और मुझसे फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको जो है कौन सी पसंद है ना, तो मैंने बताया था मुझे सीसी पसंद है, कुलन क्लासिफिकेशन पसंद है। तो उन्होंने पूछा क्यों सीसी क्यों पसंद है, तो मैंने बताया कि जो है वन मैन एफर्ट है ना, कि एक सिंगल आदमी ने इसको बनाया सीसी को, है ना, और वो इतनी स्ट्रक्चर्ड वे में बनाई गई है। अगर ये अपडेट होती रहती तो ये बहुत अच्छी होती है ना। ये अब इसका बस एक ये ड्रॉबैक रहा कि ये अपडेट नहीं हो पाई, लेकिन अगर इसको मुस्तकिल इसका अपडेट आता रहता है ना, इसका रिवीजन होता रहता, तो सीसी जो है इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लासिफिकेशन स्कीम है ना, इन माय ओपिनियन। तो क्योंकि इसमें आप स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें हैं, साइंटिफिक वे में आप है, इसके अंदर आपको टेक्निकल लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, है ना। और डीसी यूज़ करना काफ़ी आसान है, आप देख कह सकते हैं ना। इसमें 4 वॉल्यूम्स हैं, सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। आप वहीं देखिए कितना कॉम्पैक्ट है, सीसी बहुत ही कॉम्पैक्ट है ना। सिंगल हैंडेडली आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप इजीली कैरी कर सकते हैं उसको सीसी को, और उसी से आप जो बुक नंबर भी ड्राइव कर सकते हैं, है ना। चेन इंडेक्सिंग आप कर सकते हैं, इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, आप बुक नंबर भी निकाल सकते हैं, और बुक का क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। पूरी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को आप इतनी छोटी सी बुक से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये जैसे कि एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम है ये, है ना। इसमें जो है फैसेट्स दिए गए हैं, इसमें फार्मूला दिया हुआ है ना, PMEST वाला है, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ये एक फार्मूला दे रखा है ना। कॉमन आइसोलेट को कैसे यूज़ करना है इसका भी एक फार्मूला दे रखा है ना। तो कॉमन आइसोलेट्स में जो अल्फ़ाबेट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखें ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है और सारी चीज़ें आप इसे कर सकते हैं सीसी से। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर लगता है मुझे, तो इस वजह में मुझे सीसी पसंद है ज़्यादा, मैंने कहा था। लेकिन चूँकि इसका ड्रॉबैक ये है कि अपडेट नहीं हो पाई है ना, तो अब लाइब्रेरी ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करती हैं। तो फिर मुझसे ये पूछा था कि अभी आज के टाइम में सीसी कौन कौन लाइब्रेरी यूज़ कर रही हैं, या कोई यूज़ कर रही है नहीं यूज़ कर रही हैं, ये मुझसे पूछा था उन्होंने। तो मैंने बताया था कि हाँ सीसी अभी यूज़ हो रही है ना, जैसे कि BHU में यूज़ हो रही है, मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सीसी यूज़ होती है, और DU में भी यूज़ होती थी, है ना। अब वो अपडेट कर रहा है, उसमें DDC से आप कर रहे हैं नहीं बुक्स का, लेकिन जो उनकी पुरानी बुक्स हैं वो सीसी से ही क्लासीफाई हो रखी हैं उनकी, यानी कुलन क्लासिफिकेशन से क्लासिफिकेशन हो रखा है उनका। तो बाकी इनके बारे में बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं ना, जैसे कि कब पब्लिश हुई सीसी, 1933 में पब्लिश हुई, है ना। DDC कब पब्लिश हुई थी पहली बार, है ना, तो 1976 में हुई थी। इसका लेटेस्ट एडिशन कौन सा है ना, तो 23rd इसका लेटेस्ट एडिशन है DDC का। तो इसके बारे में आपसे पूछा सकता है। अभी वेब DB क्या है, वेब DB के बारे में भी पूछ सकते हैं ना। अब क्या अब ये हार्ड कॉपी आ रही कि नहीं आ रही है ना, और वेब DB में कैसे आप क्लासिफिकेशन करते हैं इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में भी आपको, क्लासिफिकेशन स्कीम, इसका यूज़ क्या है बेसिकली, है ना, और इसकी थ्योरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अपूपा पैटर्न, जैसे कि आपने अपूपा पैटर्न क्या होता है ये आपसे पूछ सकते हैं। अपूपा पैटर्न क्या है, कि अम्ब्रेल पेन अम्ब्रेल है ना, जैसे कि रिलेटेड बुक्स है ना, फिर मेन बुक्स,
इसका अरेंजमेंट कैसे होता है शेल्फ के ऊपर, ये पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर भी एक हम डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं ना, सीसी और डीडीसी है ना, इसमें डिफरेंस क्या है ना, और जो है यूडीसी में क्या डिफरेंस है, इसी तरह से प्योर नोटेशन, मिक्स नोटेशन, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे ऐसे बन सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक लाइब्रेरियन के लिए। अगला हम देख लेते हैं बुक शेल्विंग है ना। बुक शेल्विंग को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना इससे पहले की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें है। मैं इसका लिंक जो है उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो लेफ़्ट टू राइट हम शेल्विंग करते हैं ना, जैसे मैंने इससे पहले बताया था। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है ना, ये क्या चीज़ होती है और ये क्यों ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के बारे में पूछ सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है एक प्रोसेस है, एक मेथड है ना, एक प्रोसीजर है रिकॉर्डेड डेटा या इन्फॉर्मेशन को लोकेट करने का और उसे रिट्रीव करने का, है ना। तो उसमें पूछ सकते हैं आप रिकॉल क्या होता है, रिकॉल का मेथड क्या है ना, इसको कैसे आप कैलकुलेट करते हैं रिकॉल को, प्रिसीजन क्या होता है, उससे कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या फार्मूला है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी एक अपने आप में काफ़ी लंबा टॉपिक है ना। और क्या पूछ सकते हैं आपसे, लाइब्रेरी ब्लॉग आप कैसे बनाएंगे, या मुझे पूछा जा सकता है कि आप लाइब्रेरी का आप एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, है? आप एक्सटेंशन सर्विस कैसे देंगे स्टूडेंट्स को, है ना। तो लाइब्रेरी की वेबसाइट जो एक एक्सटेंशन सर्विस में आती है, तो आप स्टूडेंट को कैसे अवेयर करेंगे, रिमोटली कैसे अवेयर करेंगे आप स्टूडेंट को, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं ना कि आप लाइब्रेरी का ब्लॉग बना सकते हैं। या फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आप कैसे ब्लॉग बनाएंगे लाइब्रेरी का, फ्री में कैसे ब्लॉग बनाएंगे, या फिर आप परचेज़ कैसे करेंगे आप, है ना। तो फ्री में जो है ब्लॉगर पे बना सकते हैं आप, है ना ब्लॉग, ये गूगल का है ब्लॉगर, इस पर आप बना सकते हैं फ्री में। और एक वर्डप्रेस होता है, वर्डप्रेस के ऊपर भी आप ब्लॉग बना सकते हैं, अपना भी आप बना बार बार बना सकते हैं आप। तो आप उसके थ्रू लाइब्रेरी रिसोर्सेज का, लाइब्रेरी सर्विसेज का, है ना, आप उसमें डाल सकते हैं वेबसाइट पर, ब्लॉग पर अपना, है ना। अगर आपको लाइब्रेरी परचेज़ करके बनानी, वेबसाइट परचेज़ करके बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है ना। तो एक डोमेन होना चाहिए आपके पास में, डोमेन यानी कि वेबसाइट का एड्रेस होना चाहिए, और एक होस्टिंग होनी चाहिए। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ना वेबसाइट बनाने के लिए, एक होस्टिंग और एक डोमेन। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग जो है एक स्टोरेज एक तरह का, जहाँ पर आपकी वेबसाइट की जो भी चीज़ें वहाँ पर स्टोर होती हैं, है ना, PDF हो गई, फाइल्स हो गई, है ना, सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर की जाती हैं, वो होस्टिंग कहलाती हैं। तो होस्टिंग के लिए बहुत सारी जो है एजेंसीज हैं, होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, है ना, इस तरह के आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्री में ब्लॉग बनाना है लाइब्रेरी का, तो आप जो ब्लॉगर पे या वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं। और इसके कई फ़ायदे हैं, है ना, आप उसको अपने ध्यान में रखें कि क्या क्या फ़ायदे हैं लाइब्रेरी वेबसाइट बनाने के, कि आप यूज़र को अवेयर कर सकते हैं, आप रेफरेंस सर्विस दे सकते हैं ना चैट के थ्रू, है ना, सिंक्रोनस सर्विस दे सकते हैं, असिंक्रोनस सर्विस दे सकते हैं आप। और लाइब्रेरी को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी पब्लिसिटी कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, है ना। तो आप कलेक्शन, लाइब्रेरी के सर्विसेज को आप बता सकते हैं वेबसाइट पर। न्यू कलेक्शन, आपका जो न्यू अराइवल है आप उसकी एक लिस्ट डाल सकते हैं। अपकमिंग इवेंट्स जो हैं लाइब्रेरी के आने वाले, आप उसको डाल सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, है ना। और भी चीज़ें आप कर सकते हैं। और क्या है, सर्च स्ट्रेटजीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एक लाइब्रेरियन का जो मेन काम है वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल है ना। और उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, सर्च स्ट्रेटजीज़ होती हैं ना। जैसे कि बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं ना, बूलियन सर्च क्या होता है, और भी कई तरह के सर्च टेक्निक्स होती हैं ना। प्रॉक्सिमिटी सर्च होता है ना, रेंज सर्च होता है, कीवर्ड सर्च क्या होता है। तो अलग तरह के सर्च टैक्टिक्स होती हैं, आप कैसे सर्च करेंगे, है ना। तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्च स्ट्रेटजीज़ भी, है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रेंज सर्च में क्या होता है ना, या प्रॉक्सिमिटी सर्च किसे कहते हैं, है ना। और कीवर्ड सर्च क्या है, इसके बारे में पूछा सकता है। ये इंडेक्सिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो गूगल कैसे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, आपकी कीवर्ड्स को कैसे, उस कीवर्ड्स के ऊपर कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों को पता होना चाहिए आपको। तो अगर आपको ये इन सारी वीडियोस, अगर हर एक टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने, हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी बना सकते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर, है ना। तो अगर आपको सारी चीज़ें पता होंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाएंगे और उसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे, है ना। तो उम्मीद है गाइस आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा, है ना। तो मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।